सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। सुनकर थोड़ा अचंभा होता है क्योंकि जिस देश ने ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल जीते, उस देश में सालों से, बरसों से हर साल एक दिन खास तौर से डेडिकेट किया जाता है खेलों के लिए और राष्ट्रीय खेल दिवस उस दिन मनाया जाता है। और आपको ये भी जानकारी होगी, ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, उनका जन्मदिन है, इसलिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन हमने खेलों में जो पहला हमने भारत रत्न दिया, वो आज तक हमने मेजर ध्यानचंद को नहीं, किसी और खिलाड़ी को दिया। बहरहाल इस सबको लेकर बहुत सारे सवाल हमारे बीच उठते हैं और जब राष्ट्रीय खेल दिवस की बात होती है तो ये सवाल हमारे बीच जरूर उठता है कि खेलों में भारत की ये दुर्दशा दरअसल क्यों है। बहुत सारे कारण हैं गिनाने के लिए, एक नहीं बहुत सारे कारण गिनाने के लिए हैं और कुल मिलाकर देखें तो जिम्मेदारी हर एक की है, हर एक भारतीय की है। सरकार की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन उसके बाद आप आएंगे तो खेल संघों की, खिलाड़ियों की, भारतीयों की, हर एक की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम हर जगह खेल खेलते हैं, हम राजनीति में खेल खेलते हैं, हम आम जिंदगी में खेल खेलते हैं, लेकिन खेलों में हम खेल नहीं खेलते। तो ये बड़े सारे सवाल हैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज जो हम उठाएंगे। इससे पहले कि इन सवालों की तरफ बढ़े, हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। रियो ओलंपिक में सिर्फ 2 पदक मिलने से निराश देश ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में कई खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार दिए गए, पर पुरस्कार समारोह से अलग खेल दिवस अब शायद एक अवसर होना चाहिए हर बार और बार बार ये संकल्प लेने का कि कैसे भारत खेलों की महाशक्ति बने। क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हर क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसे में भला 125 करोड़ का देश ओलंपिक में सिर्फ 2 पदकों से कैसे संतोष कर ले। खेलों में राजनीति है, खेल संघों में भ्रष्टाचार है, खिलाड़ियों पर पैसा खर्च नहीं होता और इसी तरह न जाने कितने कारण हम हर बार गिना देते हैं अपनी नाकामियों के। पर इन तमाम कारणों के बावजूद जब एक पीवी सिंधु और एक साक्षी इसी सिस्टम से निकलकर पदक तालिका पर भारत का परचम फहरा देती हैं, तो यही लगता है कि नाकामियों के बहानों को छोड़कर सिस्टम को दुरुस्त करते हुए संकल्प कर लिया जाए तो भारत को भी खेलों में बुलंदी पर ले जाया जा सकता है। तो हमारी रिपोर्ट थी और आज के 2 सवाल जो हम आप इस चर्चा में, इस बहस में उठाना चाह रहे हैं, उनमें से पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा आज का पहला सवाल, क्यों भारत में खेल और खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। जी हाँ, आखिर खेल और खिलाड़ियों के साथ हम सौतेला व्यवहार तो करते ही रहे हैं क्योंकि हम खेलों को प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं देते। क्यों, ये हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आखिर खेलों में कैसे विकसित होगा देश। क्योंकि भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो हमें खेलों में भी एक बड़ी ताकत बनना होगा। इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे, भविष्य के रास्ते क्या हो सकते हैं। और हमारे आज 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दूं। हमारे साथ पहले मेहमान आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी साहब हैं, देश के जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और न जाने कितने ओलंपिक्स जो हैं, एशियाई खेल, इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं कवर की हैं। और हमारे साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पर मैं बाद में आऊं। राजनीति हम खेल में करना भी नहीं चाहते, लेकिन दोनों राजनीतिक बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि खेलों को जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, चलाने वाले प्रशासक हैं, वो दरअसल राजनीतिक ही होते हैं। इसलिए मैं बेदी साहब आपसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है क्यों भारत पिछड़ा हुआ है? सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? हमारे पास स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, हम झूठ बड़ा बोलते हैं। और जो आपने ये कहा कि क्या हमारे खिलाड़ियों का सौतेला व्यवहार होता, नहीं होता। हर खिलाड़ी, आप ये देखिए कि भारत एक देश है कि आपने देखा होगा कई बार एडवर्टीजमेंट आती है कि पुलिस की भर्ती हो रही है या सेना में भर्ती हो रही है, तो हजारों लोग आते हैं उसमें नौकरी के लिए, स्पाई बनने के लिए। कई बार फायरिंग होती है, 2-3 बंदे मर भी जाते हैं। यहाँ पर ये मुल्क हमारा देश है, आप कुछ मेडल जीते तो आपको डीएसपी बना देते हैं, भरे पड़े। किसी को ये नहीं होता है कि आप फिजिकल ट्रेनर बना दें, किसी को कॉलेज में लगा दें, नहीं, पुलिस में लगा दी सारे डीएसपी। और प्रॉब्लम ये होती है बाद में आईजी बनते हैं, जब बड़ी बड़ी प्रमोशन हो जाती है। जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर की बात है, दे हैव बीन गिवन द बेस्ट बाय जो भी गवर्नमेंट आई। पर इंटरनेशल प्लेयर बनते बनने तो नहीं, सुनिए ना, तो आप सुनिए 120 डेलीगेशन हमारा
उसमें 2 नहीं गए जो डोपिंग में पकड़े, चलो शुक्र हुआ नहीं गए, 118 थे। ये 118, एक बात बता दूं, ये 118 क्वालिफाई हुए, और जब क्वालिफाई होते हैं आप ओलंपिक्स के लिए तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका किराया देती है कि भाई ये जाने का, आने का और रहने का, दोज हु आर एलिजिबल टू स्टे इन गेम्स विलेज, उसका खर्चा जो IOC देती है सारी दुनिया के लिए, इंडिया के नहीं, तो इसका बड़ा एक खर्चा होता ये है कि हमारे, क्योंकि IOC दे रही है, चलो जी क्वालिफाई करा दें। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि ये एथलीट्स क्वालिफाई कैसे हुए 2 दिन में बेंगलोर में, इतने क्वालिफाई होता ये, चले गए वहां पर, नाम तो देश का ही आता ना कि भारतीय है, कोई भाग गया, कोई टूट गया। इस बार गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया, अभी तक गवर्नमेंट हमेशा पैसा देती रही है खेल के प्रोत्साहन के लिए, मगर इसमें प्लेयरों का भी इंटरेस्ट आ गया, उनको पता चल गया कि चले जाते हैं। अब देखिए, आपने क्वालिफिकेशन ही आपका इतना लो था, उम्मीदें ही नहीं रखो। फिर मगर आपने इतनी उम्मीदें बढ़ाई, खुद बातें कर करके प्लेयर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस बार हमारा प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। वो इसमें जैसे आपने कहा, उसमें प्लेयर भी, ज्यादा प्लेयरों का भी कसूर है। मैं हालांकि आप इस बार, मैं बहुत इस बार पे बात में ओवरऑल, क्योंकि इस बार हम ठीक है, हम पिछले 2 ओलंपिक से थोड़ा बेहतर कर रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं इस बार खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन मैं तो ओवरऑल बात करूंगा कि ओवरऑल हमारा स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। आप कह रहे हैं आप खिलाड़ियों को, जो मैंने कहा कि सौतेला, उससे आप सहमत नहीं है। आरपी सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सरकारों की कुछ भूमिका है? पर आरपी सिंह, जो हरपाल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खिलाड़ी बहुत हद तक जिम्मेदार खुद भी है। नहीं, मैं खिलाड़ियों को उतना दोष नहीं देता, और मैं सरकारों को भी इतना दोष नहीं देता कि बेशक को पहली सरकारें नहीं, अपनी सरकार, हमारी सरकार है। खेल पर जोर रहता है सरकारों का भी, जब कोई इवेंट्स होते हैं उस पर सरकारें जोर लगाती हैं। इस बार भी सरकार का जोर रहा कि हम उस इवेंट्स की चिंता करें। उदाहरण के लिए, जैसे पिछली बार 2-3 दिन पहले भेजा गया था, इस बार शायद 15-20 दिन पहले भेज दिया गया, जाइए आप वहाँ के माहौल के साथ रहिए, वहाँ चिंता करिए। वो अलग से कोच देने की कोशिश की गई, जहाँ कोच प्रोवाइड कर सकते थे, इंटरनेशनल कोचेस की संख्या बढ़ाई, सब वो सरकारें करती हैं। तो जो ये कहने में उस बात से राजू कि आज देश में एक स्पोर्ट्स की कल्चर डेवलप करने की जरूरत है पूरे देश में, और ये ओलंपिक्स उसका अब ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जिससे अब देश में ये समझ बढ़ेगी कि हमको स्पोर्ट्स में जाना है। पर ऐसे तो बहुत हार हम देख चुके हैं, टर्निंग पॉइंट कहां है? हार के कारण आप हार के कारण से नहीं, मैं आप हार से ले नहीं, मैं हार के कारण, अच्छा हार के हिसाब से नहीं तो, अच्छा पिछले ओलंपिक छोड़ दिया, हम 6 मेडल जीते, उससे पहले 3 जीते, उससे पहले 1 जीते, उससे पहले 1 जीते, तो उस हार जीत का इशू नहीं है। इसको आप इस ढंग से मत सोचिए कि इस बार हम 2 मेडल जीते हैं या इस बार 4 जीत जाते हैं। तो क्या बदलाव होगा? क्यों होगा बदलाव? इसलिए होगा कि बदलाव इसलिए होगा कि इस बार जिस प्रकार देश में एक माहौल बना है और पूरी गेम्स को लेकर जो एक चेतना जगी है, उसके कारण से, और जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम एक अगले 3 ओलंपिक्स के लिए अभी से टास्क फोर्स तय करें, वो आइडेंटिफाई, अभी उस कारण उसके पैरामीटर्स तय होने पर जितनी मेरे को समझ लगती है कि स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसकी छोटी उम्र से, तो ये नहीं कि जब वो 15-16 साल का हो जाएगा तब उसकी चिंता हो, एकदम यंग उम्र उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, 6-7 साल की उम्र आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद उसकी और उसके परिवार की, दोनों की चिंता हो, और उसके आगे पूरे ध्यान करते हुए, क्योंकि अगर हमने आज से 12 साल बाद तक की चिंता करनी, तो आज अगर हम वो 6-7 साल का बच्चा पकड़ेंगे तो जाकर वो 12 साल बाद जाकर ठीक आ पाएगा। आपको लगता है कि देश में स्पोर्ट्स कल्चर की अगर उम्मीद है, कि आपको लगता है स्पोर्ट्स कल्चर नाम की कोई चीज डेवलप होनी शुरू होने की कोई उम्मीद देखते हैं आप? मैं बेदी साहब और सिंह साहब की बात से सहमत नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, समाज भी हो, हम खिलाड़ियों के सबसे बड़े गुनाहगार रहे हैं। अच्छा, मेरा ये मेन पॉइंट है। 2 आपने सवाल उठाए, दोनों का उत्तर देता हूँ। कहावत है, मुहावरा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यही से शुरुआत गलत हो जाती है। यहीं से ये मुहावरा, और जो है आज हमारे समाज, सरकार और जो खिलाड़ी हैं उनके जो खेल के प्रति एक निराशाजनक रवैया वो दर्शाता है। शुरुआत से सरकार की बात शुरू करता हूं, दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट, मैं पीआईबी की प्रेस रिलीज पढ़ रहा था 4 मार्च 2016 को, का 1400 करोड़ है। सरदार पटेल जी का पुतला बन रहा है, उसका बजट 3000 करोड़ है। अंतर देखिए, पहले यहां से शुरुआत। पर एथलीट अभिनव बिंद्रा जी ने एक इंटरव्यू दिया और बयान दिया कि 5.5 मिलियन पाउंड पर मेडल इन्वेस्टमेंट हो रही है। 2012 से लेकर 16 में हमारे देश में 750 करोड़ केवल खर्चा गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और टारगेट ओलंपिक पोडियम एक जैसे एक मिशन है हमारी, जिसमें 38 करोड़ सिर्फ केवल बजट था पर एथलीट। अगर गणित मेरा ठीक है, 9.5 लाख रुपया पर एथलीट। दुर्भाग्य है कि जश्न में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तैयारी में कम। पहली कमी यहां आती है।
इसको हमें ठीक तो करना आपको लगता है कि अगर ज्यादा पैसा हमने खर्च नहीं। किया तो उससे खिलाड़ी क्या अच्छे बन पाएंगे? नहीं, आप दूसरे पे आता हूँ। अच्छा, मैं बात अपनी रखिए, मैं सर एक करेक्शन कर दूं, वो बढ़कर 180 करोड़, 45 की जगह था 180 करोड़ हो गया। 180 करोड़, हाँ। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, क्या पैसा ही सब चीज का समाधान है? नहीं। 1928 से लेकर 1980 तक ध्यानचंद जी का नाम है, उनका नाम ध्यानचंद क्यों पड़ा? क्योंकि वो चांद के नीचे ट्रेनिंग करते थे, इसलिए पड़ा। वो मूनलाइट बिना फ्लड लाइट के ट्रेनिंग करते थे, मेडल तब भी आते थे। पैसा प्रॉब्लम नहीं है। आज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास बेइंतहा पैसा जा रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं। हाँ, ठीक है। और आर्बिट्रेरी जो पावर है, मैं वकील होने के नाते बता दूं, जब किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन को खुली लगाम दे दी जाए कि आप जिस तरह मर्जी घोड़ा घुमा लीजिए, और तब तक उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। आज ऐसे नियम आने पड़ेंगे कि प्लेयर सिलेक्शन और प्लेयर फंडिंग केवल मेरिट पे होगी। आप और भी ताज्जुब की बात है, कुछ ऐसे छोटे सूबे हैं जिनका 3 गुना ज्यादा फंडिंग है बड़े सूबे से। जयवीर जी, जो आपने सवाल उठाया वो वैलिड सवाल है बहुत, लेकिन सवाल अब क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पर आज हम कांग्रेस बीजेपी करें, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी भी है, आपकी भी है, लेकिन फिर भी लगता है अगर स्पोर्ट्स हम कह रहे हैं कि कल्चर नहीं देश में डेवलप हुआ, अगर जो है हमने इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी, तो इनसे 2 साल का हिसाब तो मांगा जाएगा, लेकिन आपसे तो पिछले 6 दशकों का हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं किया? देखिए, स्पोर्ट्स कल्चर में आपको कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती है। एक स्कूल में बच्चा होता है, कल्चर वहां से शुरू होना था। क्या स्पोर्ट्स एक मनोरंजन का साधन है? अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। मैं अकाउंटेबिलिटी पे आ रहा हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूं। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल कोड आया 2013 में। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा 70 साल से ऊपर नहीं होगा, 1 man 1 पोस्ट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वही बात लोधा कमेटी ने कही। आप देखिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कितनी रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि कोई किसी भी प्रकार की जवाबदेही और दखल अंदाजी ना। ये आपने बहुत एक बात हरपाल जी, ये मुझे लगता है शायद एक दुखती रह गया। और इसमें अगर स्पोर्ट्स जो फेडरेशंस की बात अगर करूं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां, न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, छोटी छोटी तमाम पार्टियां, उनके नेता स्पोर्ट्स फेडरेशनों पर और आरपीसी को एक नहीं पता। स्पोर्ट्स एक चीज है, वो आपको बता दी जिससे हमारा स्पोर्ट्स चलता है। कैसे महागठबंधन बनता है, उसमें कांग्रेस बीजेपी ऐसा जबरदस्त क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हैरान हो जाएंगे। ये जो आप 2013 की बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने वाला कौन था? बिल को गालियां देने वाले कौन थे? शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, नाम ले लीजिए, सब ने उनको दरिया डाली और मिनिस्टर को नौकरी दे दी। चलिए, वो बहस नहीं थी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोलिशन, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में अगर आपने कोई गवर्नमेंट चलानी हो तो स्पोर्ट्स से सीखिए। सारे इंटरेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव आप कौन है, किसके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाज, कुछ नहीं। मैं हैरान होता हूं कि ये लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं स्पोर्ट्स में। जब आता है इतने ऐसा फेविकोल लगता है, उसको कोई नहीं बोलता। उसका कारण है उसके आपके इंटरेस्ट बड़े हैं सबके। ये आप अगर स्पोर्ट्स की किसी भी जगह जाए, आप उधर देखें कि ये 2 बंदे तो पार्लियामेंट में एक दूसरे को मारने को तुर रहे हैं, इधर ऐसे गले मिल रहे हैं। और इसलिए कि आपको वहां पर एक जगह है जहां पर आपका मजा आता है, पैसा है और कोई पूछने वाला नहीं। जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिस वक्त ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, आप हैरान हो जाओगे क्या चेंजेस है। उसमें ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं लाएगा, ना इधर जिस पार्टी, कोई पार्टी भी नहीं चाहती। नंबर 1। दूसरा जो जयवीर ने कहा अभिनव बिंद्रा का, ये मैंने भी पढ़ा, 5 करोड़ लगा जी इंग्लैंड। आप इंग्लैंड से क्यों मुकाबला कर रहे हो? आप ईरान से करते नहीं, आपको ईरान से मुकाबला कीजिए। मैं आपको छोटी सी बताता हूं, मेरा 8वां ओलंपिक था, कवर किया मैंने। जब ये हमारी शूटर थे वो फाइनल नहीं पहुंचे, उस जो 8 फाइनल पहुंचे थे उसमें 2 ग्रीस के थे। जब वो फाइनल होना था, 1 घंटा था, मैं बाहर गया तो 2 ग्रीस के बंदे मिल गए। और बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्रेनिंग क्या करी? इंटरप्रेटर था, उनकी अंग्रेजी भी मेरी तरह थी, खैर नहीं हुई। तो वो इंटरप्रेटर से पूछा, जब उसको बताया गया तो हंसने लगे। ये अभी तक मैंने लिखा भी है। उस ग्रीस ने वाले ने कहा, 2 बंदों ने, कि हमारे इसका क्राइसिस इतनी है कि वी कैन नॉट टेक आउट मनी 100 यूरो या 70 यूरो पर वीक निकालते, हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम कहते हो फॉरेन की ट्रेनिंग दे रही है, और हमारे सुनिए हमारे खिलाफ फॉरेन 365 दिन में से 367 दिन फंडिंग हुई है। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में किसी ने फंडिंग नहीं की है जितनी पैसा दिया गया। फंडिंग की बात आपने, आपने विदेशी ट्रेनिंग की बात की, जो सिंधु जो पदक लाए उन्होंने कोई विदेशी ट्रेनर नहीं लिया, भारत के उनके पुलेला गोपीचंद नहीं, आप मेरी सुन लीजिए ना। पहली बात, सिंधु ने कितना खेलती हैं वो,
और भाई 2 बार तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं भाई। बिल्कुल। वो सारे जितना इन्स्पेक्टर गवर्नमेंट, कांग्रेस हो बीजेपी, इन्होंने जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया इन्स्पेक्टर गवर्नमेंट, उसका क्या इन प्लेयरों ने वापसी की है, ये देनी चाहिए जवाब। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। उसके लिए क्या कोई एक योजना बन सकती है, भविष्य के लिए क्या कोई योजना बन सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माय स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप, बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम खेल संस्कृति और खेलों की बात कर रहे हैं कि आखिर भारत कैसे खेलों में महाशक्ति बने, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। तो हम इसी संदर्भ में बात करें। इससे पहले मैं आरपी सिंह, आप ब्रेक पे जाने से पहले कोई बात जोड़ना चाहते हो? हरपाल सिंह जी ने कहा एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ट्रांसपेरेंसी की है, उसमें तो लाने देखिए जरूर पारदर्शिता चाहिए। देखिए पैसा समाधानी कीनी और जमैका की पर कैपिटा इनकम हमसे कम है, मैं मानता हूं, पर जब हम अगर दोनों सरकार और समाज जब तक साथ नहीं होगा और खिलाड़ी, अब हम 4 साल में चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। आज ओलंपिक 3 दिन और चलेगा, हम सब सो जाएंगे जब तक अगले 4 साल आए। अब आगे सोल्यूशन क्या है? यहां हम यूएस मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहां प्राइवेट फंडिंग चलती है, सिर्फ 10% कमीशन का पैसा लगता है। यहां हम चीन की तरफ ले जाते हैं, जो मेडल ओरिएंटेड अप्रोच है, कि जैसा सिंह साहब कह रहे थे, 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया और उस पर कोशिश कर दी। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब तक
हम लोगों को ये बताएंगे नहीं खेल केवल नौकरी का कोटा का जरिया नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर, अब पंजाब से हूं, ड्रग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स कल्चर की बात आ जाती है। अगर गांव-गांव में जिम खुल जाएं, स्पोर्ट्स की अहमियत पता लगे, सरकारें बताएं, समाज बताएं, तो मेडल बात नहीं है, बहुत बदलाव। बहुत महत्वपूर्ण। आरपी सिंह साहब, एक बात जो ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है, क्योंकि अब मैं छोड़ दीजिए पहले अब तक क्या हुआ, क्योंकि अब आपकी सरकार है, हम उम्मीद करें कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि उनका मंत्री की, खेल मंत्री की नौकरी चली गई थी, ट्रांसपेरेंसी लाते लाते हम उम्मीद करें कि आप लोग जो हैं उसके लिए कड़ा कदम उठाएंगे, और जो बात जयवीर ने कही, एक भविष्य की योजना बना के उस पर काम हो सकता है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से राजी हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितने संघ हैं ओलंपिक्स के, जितने जो खेल संघ हैं, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी बननी है। उनका कुछ पैरामीटर्स भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो मेडल्स जीतने की जहाँ जहाँ बात है, कॉमनवेल्थ गेम हो, बेशक एशियन गेम्स हो, बेशक ओलंपिक्स हो, अल्टीमेटली पैरामीटर वही है कि वहाँ जाकर हम कितने मेडल जीतेंगे, और सारी जो ताकत है उसी में जाती है। तो उसमें जो खेल संघों का रोल, उसमें उसकी भी चिंता है जहाँ पर। परंतु जो जयवीर ने कही बात कि हम अपने यहाँ क्या क्षेत्र, अपने जहाँ एरियाज में वहाँ जिम्स हो, सारी चिंता हो, तो उससे जो बड़ा इशू है आज, और जिसपे बेदी साहब ने चिंता जताई कि घूम फिर कर पुलिस में भर्ती होगी, क्या हम ऐसा कुछ प्रोविजन करें, उसकी चिंता हो रही है, उसका ऐसा कुछ प्रोविजन करें कि स्पोर्ट्समैन के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही कोई एक प्रोविजन ना हो। बहुत जरूरी है। उसके लिए अपना करियर पाथ कैसे हो। मैंने कहा ना, 4 साल से लेकर जब तक कोई रिटायर हो जाए, जब तक कोई जीवित है, तब तक की चिंता कैसे हो, उसका आगे रोल क्या हो, उसका आगे रोड मैप क्या हो, उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है। और वो तभी होगी जब, जिसके लिए भी मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भी टास्क फोर्स बनाई है, उसी के अंतर्गत ये भी आएगा विषय कि आपने बिल्कुल यंग बच्चा पिक कर लिया, उसके माँ बाप की भी चिंता कर रहे हैं, उसकी भी चिंता कर रहे हैं, और आगे उसका करियर पाथ क्या हो, उसका कैसे, उसका विषय हो, उसको लगे कि हाँ मैं एक बार स्पोर्ट्स में आ गया तो ये नहीं, अच्छा मैं मेडल जीतना हर बार संभव नहीं हो सकता, मेडल जीतू नहीं जीतू, अगर मैं स्पोर्ट्स के लिए अच्छा कर रहा हूँ और देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी आगे के भविष्य की चिंता होगी। ये बड़ा विषय है। जी देखिए, एक बात इस ओलंपिक से अच्छी निकल के जो बाहर आई है, और जिसके बारे जो सोल्यूशन की तरफ भी है, आज के बाद ये कोई नहीं कहेगा यार तुम लड़कियों की तरह खेलते हो, हर कोई कहेगा तुम लड़कियों की तरह खेलो। जो विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, माइंडसेट बदलने, जो माइंडसेट बदलने, जो साक्षी मलिक जैसी, जो उन्होंने एक एग्जांपल उनके पेरेंट्स ने भी सेट किया, वो हम सबको करना पड़ेगा। और वो स्पोर्ट्स कल्चर में एक बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूं एक पिलर है कि जो आप स्कूल में भेज रहे हैं। आज हमारे स्कूल की जो दुर्दशा है कि लड़कियों के लिए शौचालय भी नहीं है। तो हम स्पोर्ट्स कल्चर की बात तो बहुत दूर की बात है। तो एक मैं वही प्रैग्मेटिक व्यू, अगर ये जिस तरीके इन दोनों की बातें सुन के, तो जहां पर पहले यदि ग्राउंड नहीं है, मॉडर्न स्कूल से बड़ा कोई ग्राउंड है, कितने चैंपियन पैदा किए किसी पब्लिक स्कूल ने, आप डून स्कूल ले लीजिए, वेलम्स ले लीजिए, नाम लेता हूं मैं आपको, सिंधिया स्कूल लीजिए, मेरा नहीं सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए ना, ठीक है, उनके इससे बड़ा सिर्फ ग्राउंड से नहीं, आप में जज्बा भी होने, जज्बा वो मैं मानता हूं। अच्छा, हमारा जो है, पर हमारी प्रॉब्लम है, हम बेसिकली नेशन, करप्ट नेशन हो गया ना, पैसा कितना मिलेगा, अभी कोई आपने परफॉर्म किया नहीं, उसके फादर का फोन आ जाता है, पैसा कितना मिल रहा है, जिस मुल्क में सिर्फ पैसा ही है, दुनिया में भी है, हम भी देख के आए हैं, उसके लिए खिलाड़ियों को नहीं, पूरा वो तो बेदी साहब की बात पे एक बात याद आ गई, सॉरी टोक रहा हूं, एक कहा जाता है हिंदुस्तान पे, माना पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये अब आपने इस तरीके से देखिए ना, आप लोग हंसते हैं, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी एग्जाम्पल, वहां पर जब साक्षी मलिक जीती तो रात पड़ गई थी, तो वहां पर MPC एक मेन प्रेस सेंटर में उनको लाया गया, जी आप भारतीय उधर आ गया, आप इंटरव्यू करिए, तो क्योंकि फ्लैश लाइट थी, 10-12 अपने चैनल भी थे, तो वहां से कई 100 सैकड़ों लोग उतर रहे थे वापस अपने कमरे जाने, तो किसी ने पूछा क्या हो रहा है, तो एक ने पूछा इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उन्होंने कहा क्या, किसी गौर, उन्होंने कहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने कहा साहब ये मेडल जीती, उनको पता ही नहीं था कि ब्राउन मेडल तो उनके लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए था, अच्छा ब्राउन मेडल एक नहीं होता, 2 होते, ये भी नहीं किया हुई, तो उन्होंने कहा हु हैज वॉन, उन्होंने कहा दिस गर्ल हैज वॉन एंड शी हैज वॉन ब्राउन मेडल। आप यकीन करें अशोक जी, उनके मुंह पर इतनी मतलब क्या करें, सरकाज़म था, और चल पड़े। और अब ये कह रहे हैं चाइना में इसका झगड़ा पड़ गया, आप अखबारों में पढ़िए कि हम तीसरे नंबर पे क्यों हैं, और उनका क्या कहना कि रशिया तो है ही नहीं था, रशिया को निकाला होगा, हम तीसरे नंबर पे क्या, हम इसका 65वें नंबर पर आए हैं, और हमारा हम सीधा देखिए, हमारे खेल आरोप की राजनीति के शिकार हो गए, नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी सरकार पे आरोप लगाती है, आरोप
सरकारें खिलाड़ी पे लगाती हैं। आज खिलाड़ी देखो स्कूल वाले कहते हैं हमें पढ़ाई आज खिलाड़ी यूरोप नहीं लगा सकता। तो एक ट्रायंगल जो बन गया है, मैं इस बात को नहीं मानता कि आज खिलाड़ी यूरोप लगा सकता है कि सरकारें चिंता नहीं करी। जो सरकारें नहीं, सरकारें खूब चिंता कर रही हैं। और थोड़ा मेरी बात सुनिए और मैं बेदी साहब से इस बात पे भी राजी नहीं कि उनको पैसे की इशू नहीं, क्योंकि जब आप एक एक खिलाड़ी को 6-6 करोड़ रुपए 5-5 करोड़ रुपए मिल रहा है, 3-3 करोड़ रुपए मिल रहा है वापस आने पे, तो बाकी खिलाड़ियों को मतलब जो देश में ऐसी भी खबरें आती है कि जो ओलंपिक में कभी खिलाड़ी खेला था वो कभी मैंने आपने मेरी बात का ध्यान, अशोक जी एक मिनट, आपने मेरी बात का ध्यान दिया। मैंने कहा 4-5-6 साल से लेकर जब तक वो जीवित है तब तक उसकी चिंता करना, मेरी बात मैंने इस बात से शुरू किया था। और इसी बात को कल्चर आएगी, तभी कल्चर आएगी जब उसको पता है कि ये मेरे लिए एक करियर है, मैं इसमें जा सकता हूं। जैसे कोई MBA कर जाए, लॉ कर जाए, और कोई डिग्री प्राप्त कर, जैसे शेरगिल जी हैं लॉ कर आज अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे ही क्या इन्होंने जर्नलिज्म किया तो जर्नलिज्म अपना परस्यू कर रहे हैं। क्या स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति जिंदगी भर अपना स्पोर्ट्स से अपना जीविका चला सकता है? यहाँ पर एक बार अगर शेरगिल साहब नौकरी वकालत कर रहे हैं, अगर वकील अच्छे होंगे तो करेंगे ना, वकालत अच्छी नहीं होगी तो जाएंगे। अगर हम में जर्नलिज्म का अगर मैं लिखना नहीं आता तो मुझे नौकरी से भी निकाला जाएगा। ठीक बात इसका ये मतलब नहीं, अगर आप एक बार आपको परफॉर्मेंस रखनी चाहिए ना। हाँ परफॉर्मेंस तो होगी, परफॉर्मेस तो होगी, परफॉर्मेस तो होगी, पर तो आज तो वो भी चिंता नहीं हो रही ना। स्पोर्ट्समैन को लगता है जो आपने कहा कि वो पुलिस में दाखिल हो जाएगा, अरे हाँ नौकरी मिल जाएगी, चलिए रेलवे में चला जाएगा, पुलिस में सरकारी नौकरी में चला जाएगा, कोई पब्लिक सेक्टर उसको लेगा। हम कह रहे हैं उसके अलावा उसके लिए करियर पास हो। गोपी चंद ने अपना रास्ता निकाला, अपनी इंस्टीट्यूट खोल कर, ऐसे मिसाल एक बन गया। मैं माधवराव सिंधिया जी की बात सुनाता हूँ। HRD मिनिस्टर थे, उनको बोला साहब आपने ये क्यों नौकरी का खत्म कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा साहब ये लड़के आते हैं, मेरे सिंधिया इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग, मेरे साथ नहीं सबके साथ लड़के आते हैं जी हमें नौकरी चाहिए, दे दी। और जिसको रेलवे की नौकरी झांसी में मिल गई वो कहता है आप छोड़ो, मैंने खेलना छोड़ दिया। आखिरी बात कहूंगा कंक्लूडिंग बात है कि हर समाज के हर हिस्से को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आरोप की राजनीति को, खेल को बचाना पड़ेगा, ताकि कल को कब मेडल जीत या हार सिर्फ ये तुलना न हो कि सरकारों की गलती थी या खिलाड़ियों की गलती थी। हमें ऐसा माहौल और वातावरण बनाना चाहिए कि गलती नहीं, हमें कहना वी गेव यू द बेस्ट, सरकारें बेस्ट कर रही हैं, अब कोई बहाना नहीं। अब आखिरी बात, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम सरकारों को भी जो अपने बजट एलोकेशंस और मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी है, और 1 man 1 post और 70 साल जो आज राजनेताओं पे ब्लेम डलता है ज्यादा, पर कोई भी क्षेत्र से एक डेरा ना बन जाए, एक स्पोर्ट्स रिटायरमेंट का अड्डा ना बन जाए, उससे बिल्कुल सही। सिंह साहब आखिरी बात, क्या भारत को सुपर पावर अब खेलों में बनाने का बीड़ा आप उठाते हैं, आपकी सरकार उठाती है, टास्क फोर्स बनाई जा रही है, क्या इससे उम्मीद करें? मैं तो कहा जी इससे बड़ी बात नहीं होती कि अगले 12 साल तक के लिए 3 ओलंपिक्स तक की चिंता हो रही है। जब भी मैंने कहा जो बच्चा आज 5-6 साल का है उसको वहीं उसको ले लिया जाएगा और उसकी अंत तक चिंता हो, वो मेडल जीते, मेडल के बाद उसकी चिंता हो, आगे उसका करियर पाथ क्या हो, हमको वही स्पोर्ट्स कल्चर लाएगा देश में। जब मुझे पता है कि मेरा करियर पाथ है स्पोर्ट्स में जाने के कारण, जो बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे जनाब और वैसे बिगड़ेंगे, वो नहीं होगा मामला। मुझे पता है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, मेरे लिए आगे करियर पाथ है, मैं अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की या अपने पति की चिंता कर सकूंगी। ऐसा एक करियर पाथ चाहिए, वो आज देश में जरूरी था और उसके लिए अब चिंता हो रही है। मुझे पूरी अपेक्षा है आने वाले 3 स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में हम अच्छे पदक भी लाएंगे, और इसमें यह भी कहना चाहिए जो इस पर नहीं जीत पाए उनकी भी चिंता हो रही है, जो पदक जीत पाए वो भी अच्छे हैं, जो क्वालिफाई करके आ पाए उनकी भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो हरपाल जी ने कही थी, कम से कम एक स्टैंडर्ड हम स्तर जो है वो जरूर क्वालिफाई करके बदलना पड़ेगा। बहुत कठिन है डगर प्रतियोगिता, ये बड़ा जो बड़ी कहानी है, बहुत बिल्कुल नहीं हरपाल जी, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर चर्चा एक अच्छी रही, सकारात्मक रही, अच्छी बात ये रही, और उम्मीद ये करेंगे कि भविष्य के लिए एक रणनीति जो बनाई जा रही है उस रणनीति पर जो है गंभीरता से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ सरकारों की, खेल संघों की, खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। और हरपाल जी ने जैसा कहा कि दरअसल हम लोग एक करप्ट माइंड वाले एक देश बन गए, वो थोड़ा सा हम उससे निकलना पड़ेगा, सही सोच में आगे बढ़ना पड़ेगा, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब इस मानसिकता से उबरना पड़ेगा, तभी तो हम खेलों में महाशक्ति बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।